वेलकम टू बिहारी क्लासेस। आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर है जो यूट्यूब पे शुरू करूंगा मैं, क्योंकि देखो मैं जो ऑफलाइन क्लासेस होती है उसमें मैं चैप्टर आगे लेके चला गया हूँ, लेकिन मैंने यूट्यूब पे फिजिक्स की क्लासेस नहीं शुरू किया। तो मैं तुम लोगों को बताया था कि मैं यूट्यूब पे फिजिक्स और मैथ की सारी चैप्टर है उसकी वीडियो एक एक करके मैं अपलोड कर दूंगा। तो उसी के हिसाब से अगर मैं देखो मैं एक चैप्टर मैथ का अपलोड कर दिया हूँ, अब एक चैप्टर मैं सोच रहा हूँ कि फिजिक्स का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसका मैं चैप्टर वीडियो बना करके अपलोड कर दूँ। तो देखो फिजिक्स में पहला जो चैप्टर है ना, फिजिक्स में पहला चैप्टर है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है तुम लोगों का 12th का, उसमें क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक ठीक है, पहला चैप्टर है इसका नाम क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना क्या है, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना क्या है। देखो पूरी जो 12th है ना, पूरी जो 12th है पूरा 12th उसमें चार्ज से भरा हुआ है। कहीं भी तुम जैसे मान लीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी ले लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक ले लो जो पहला चैप्टर है, मैग्नेटिज्म ले लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ले लो, या फिर आगे का चैप्टर ले लो, यहाँ तक कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ोगे ना उसमें भी तुम्हें चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में ही पढ़ना है। तो तुम्हें सबसे पहले चार्ज के बारे में जानना है कि चार्ज होता क्या है। तो इनिशियल जो चीज है जहां से हम चार्ज को मतलब जो चैप्टर 12th का वो शुरू करते हैं उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो चार्ज है, समझे कि नहीं। देखो हमें पढ़ना तुम्हें क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है चार्ज के बारे में पढ़ना। किसके बारे में पढ़ना हमको चार्ज के बारे में, ठीक है, चार्ज के बारे में पढ़ना। अब देखो चार्ज के बारे में पढ़ना है तो चार्ज देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों नाम धरा गया, ठीक है। पहले एक चैप्टर जो चैप्टर है उसका नाम समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों नाम धरा गया, समझा। जैसे एक चैप्टर है मैग्नेटिज्म, एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, समझा। 3 चैप्टर है। कौन कौन से चैप्टर है यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला जो चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। दूसरा चैप्टर है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, ठीक है। और तीसरा जो चैप्टर है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो 3 चैप्टर है ना, ये जो 3 चैप्टर है इसको एक ही ब्रांच में पढ़ते हैं। ये जो 3 चैप्टर है 3 इसको हम एक ही ब्रांच में पढ़ते हैं, उसका नाम है मैग्नेटिज्म, ठीक है, मैग्नेटिज्म, ठीक है, मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म में पढ़ना क्या है, अगर हम आगे जाए जो ये तीनों का जो नाम है मतलब कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई, ये जो सारे जो पढ़ना है ना एक ही ब्रांच में पढ़ना है, समझ लो। 3 जो चैप्टर है तुम्हारे ये समझ लो कि नहीं, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो तुम्हें पढ़ना है 12 में 3 चैप्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना उसको बोलते हैं स्टडी ऑफ चार्ज। इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को क्या बोलते हैं स्टडी ऑफ चार्ज, ठीक है, स्टडी ऑफ चार्ज। ये मैं तुम्हें बाइफरकेशंस बता रहा हूँ कि मतलब कैसे पढ़ते हैं, कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं, पढ़ना क्या है आखिरकार, ठीक है। तो ये सब जो सारे भी चैप्टर है ना, ये सब सारे चैप्टर है, इसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर 3 पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो पहला चैप्टर है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें पढ़ते तो है चार्ज के बारे में, इसमें पढ़ते तो है चार्ज के बारे में, लेकिन चार्ज का कंडीशन कैसा होता है कि चार्ज रुका हुआ होता है, चार्ज मूव नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि तुम यहाँ पे रुका हुआ हो, रुके हुए हो, और रुके हुए आदमी क्या क्या कर सकता है उसके बारे में पढ़ना है। मान लीजिए मैं चार्ज हूँ, ठीक है, मैं रुका हुआ हूँ, तो मैं रुका हुआ हूँ तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं यहाँ से बोल के किसी को, अगर वहां तक की आवाज मेरे जा सकता है तो मैं उसको बोल के यहाँ पास बुला सकता हूँ। और क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ सोच सकता हूँ अपने अंदर, अपने
अपने दिमाग में कुछ सोच सकता हूँ। यहाँ मैं खड़ा रह करके मतलब स्टैटिक का मतलब रुका हुआ होता है। तो समझ लो कि चार्ज जब रुका हुआ हो, चार्ज जब रुके हुए हो तब उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। अब मान लिया जाए कि मैं रुका हुआ नहीं हूँ, मैं चार्ज हूँ, ठीक है, मैं रुका हुआ नहीं हूँ। समझ लो पूरी चैप्टर में तुम मुझे चार्ज समझ लो कि मैं ही चार्ज हूँ, ठीक है। अब मैं चार्ज हूँ तो मैं रुका हुआ, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो जब 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 पढ़ेंगे, जब अगर रुका हुआ चार्ज है तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर चार्ज मूव कर रहा, ठीक है, मैं समझ लो मैं चार्ज हूँ, अब मैं मूव करना शुरू कर दूं, ठीक है, मैं मूव करना शुरू कर दूं लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब तो समझते हो, अरे कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कि हमारा 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ना, तो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं, ठीक है। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है तब अगर मैं चार्ज के बारे में पढ़ूं तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म, ठीक है। इसको इसमें क्या है, इसमें स्टैटिक है, चार्ज कैसा है, स्टैटिक है मतलब रुका हुआ चार्ज है। चार्ज कैसा है, चार्ज के बारे में तो पढ़ेंगे लेकिन चार्ज कैसा है, रुका हुआ है। इसमें क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। अब तीसरा जो चैप्टर पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो मैं चल तो रहा हूं, चार्ज इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में चार्ज चल तो रहे हैं लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं। इसमें चार्ज चल तो रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं, ये चार्ज जो चल रहा है वो एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, ठीक है। तो फिर से समझो, चार्ज के बारे में पढ़ना है, जिस ब्रांच में हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। अब चार्ज के बारे में तो पढ़े हम, लेकिन चार्ज अगर रुका हुआ हो और तब उसके बारे में पढ़ें तो हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज अगर मान लिया जाए कि चार्ज मूव कर रहा हो विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अब उसके बारे में पढ़ें कि चार्ज क्या क्या कर सकता है, तब उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म, उस चैप्टर को। अगर चार्ज मूव करे लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं, एक्सेलरेशन के साथ, मतलब एक्सेलरेशन का मतलब क्या कि अभी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो अगले क्षण हो सकता है वो 10 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू कर दे, अगले साल 15 मीटर पर सेकंड के साथ चलना शुरू कर दे। तो इसको क्या बोलते हैं कि एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अगर तब मैं चार्ज के बारे में पढ़ूं तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अब देखो चार्ज के बारे में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या बोले कि चार्ज जब स्टैटिक होगा, चार्ज यानी रुका हुआ होगा, हिंदी में इसको लिख देते हैं रुका हुआ होगा, तब अगर हम पढ़ेंगे तो समझ लो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब भी तुम पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुम उठा के देखना, जब भी तुम अगर चले पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो देखना चार्ज हमेशा रुका हुआ रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में जब भी तुम पढ़ोगे तो चार्ज हमेशा रुका हुआ ही रहेगा, ठीक है। अब देखो तो चार्ज के बारे में पढ़ना है। अब चार्ज के बारे में पढ़ना है तो चार्ज के बारे में थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत क्या, चार्ज के बारे में मान लीजिए मेरे बारे में तुम पढ़ रहे हो, मेरे बारे में तुम जानकारी इकट्ठा कर रहे हो, मेरे बारे में जानते नहीं कि मैं क्या हूँ, क्या है क्या नहीं है, तो उसके बारे में अगर चार्ज के बारे में पढ़ रहे हो, चार्ज के बारे में अगर पढ़ रहे हो तो चार्ज के बारे में तुम्हें कुछ पता तो होना चाहिए। तो क्या करते हैं कि चार्ज के बारे में पढ़ते हैं पहले कि चार्ज होता क्या है, ठीक है। यहाँ से ये तो हो गए बाइफर्केशंस हो गए कि हम क्या क्या पढ़ते हैं, सब डिवीजन जिसको बोलते हैं, कि हम अलग अलग बांट देते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से, ठीक है। अब देखो चार्ज के बारे में पढ़ते हैं कि सबसे पहले ऐसा कोई आदमी तो होगा ना जो चार्ज को सबसे पहले बोला होगा कि हाँ ऐसा कोई चीज होता है। जैसे देखो मान लिया जाए तुमने ये सुना होगा कि फोर्स के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, समझे तुमने ये कहानी 10वीं में पढ़ा होगा कि या 9वीं में पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो सबसे पहले बोला था वो न्यूटन साहब ने बोला था, ठीक है। कि वो बैठे हुए थे एक सेब के पेड़ के नीचे, उसके पास ऊपर से सेब गिरा तो बोला कि ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, ये साला ऊपर क्यों नहीं गया। तो उस
तो वहां से सबसे पहले न्यूटन साहब ने बोले थे कि हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नाम का कोई चीज होता है, ठीक है। तो चार्ज के बारे में हम अगर पढ़ रहे हैं, चार्ज हमारे कानों में जा रहा है, तो चार्ज के बारे में कोई तो पहले बताया होगा। तुम्हारे दिमाग में ये चीजें जानी चाहिए ना कि चार्ज के बारे में अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो चार्ज के बारे में कोई तो सबसे पहले बताया होगा। तो वही बताए थे ग्रीक के फिलोसोफर थे, ठीक है। ग्रीक के समझ लो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था क्या, थेल्स, लगभग 600 बीसी, मतलब बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म होने के 600 साल पहले की बात है। थेल्स साहब ने सबसे पहले जो चार्ज का नाम है ना, वो चार्ज चीज एक्सपीरियंस किए। जैसे क्या मैं बताया भी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सबसे पहले न्यूटन साहब ने एक्सपीरियंस किए थे कि हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नाम की कोई चीज होता है। उसी तरीका से जब चार्ज के बारे में बात होता है तो थेल्स साहब को सबसे पहले अनुभव हुआ था कि ये चार्ज समथिंग कुछ होता है, चार्ज जैसा कुछ होता है। सबसे पहले वो चार्ज नहीं बोले थे, लेकिन चार्ज का जो इनिशिएशन है ना, वहीं से सबसे पहले जो महसूस किए थे चार्ज के बारे में वो थेल्स साहब थे, ठीक है। तो थेल्स साहब क्या कर रहे थे, जो एम्बर होता है, मान लीजिए ग्रीक में समझ लो, एम्बर तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है, मान लिया जाता है। समझ लो एक ग्लास का रड है, ठीक है, उसको समझ लो तुम ऊनी बस समझ लो, यही थेल्स साहब ग्लास के रड से ऊनी बस तुमने रगड़ रहे थे, ठीक है। रगड़ने के बाद वो देखे कि जब उसको जमीन पे रखा गया तो उसको पता चला कि इसमें छोटे छोटे कण चिपक जाते हैं, ठीक है, चिपक जाते हैं और थोड़ी सी आवाज भी आती है। जब सर्दियों के टाइम में तुमने देखा होगा कि थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट सी आवाज आती है, ठीक है। तो वहां से थेल्स साहब के दिमाग में धीरे धीरे पता चलना शुरू हो गया था, ठीक है। वो क्या रगड़ रहे थे, एम्बर रॉड था, उससे क्या होता है, एम्बर होता है ना रेजिन, ऐसा रेजिन मतलब नहीं समझ पाओगे, रेजिन मतलब चीपा सा चीज होते हैं, ठीक है। उसका एक समझ लो लकड़ी था, रड था। अब उनके बारे में एम्बर का रड था, ठीक है, एम्बर का रड था, उनको क्या होता है उन्हीं बस के साथ वो रगड़ रहे थे, ठीक है। तो वहां से उनको चार्ज के बारे में महसूस हुआ कि चार्ज नाम का चीज क्या होती है। अब देखो जो तुम ये सब वर्ड सुनते हो ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, जितना जो ये सब तुम वर्ड सुनते हो, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन, ये सब सारे जो वर्ड सुनते हो ना, ये ग्रीक में एम्बर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। एम्बर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एम्बर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रीक में। तो ये हो सकता है नहीं, मतलब यही से जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, मैं नाम तो बता रहा हूँ, ऐसा कोई भारी चीजें नहीं बता रहा हूँ, मैं नाम बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन, ये सब जो नाम है ना, ये यही से आया, एम्बर वर्ड से आया। एम्बर इसका ग्रीक में मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सब जो थोड़ी सी नहीं, ये हिस्ट्री की बात है, ताकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें ब्राइट जो पूरा ब्रॉड से इसमें तुम्हें नॉलेज कुछ मिले, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं थोड़ा अगर तुमसे पूछे चार्ज की हिस्ट्री के बारे में तो तुम कुछ बता सको कि चार्ज आया कहाँ से, ठीक है। लेकिन यहाँ तक तो इन्हें मालूम चल गया, ठीक है, यहाँ तक तो इन्हें मालूम चल गया। लेकिन सबसे पहले जो चार्ज को एकदम से बोला ना, चार्ज से, जैसे एम्बर को जब ये रगड़ रहे थे तो क्या हो रहा था कि मान लीजिए दो एम्बर रॉड को लिए, तो रगड़ने के बाद जब दोनों को पास मिला रहे थे, देख रहे थे कि ये दोनों रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां से थोड़ा बहुत समझ में आ गया था कि हाँ ये दोनों के बीच में कुछ तो है जो कि ये दोनों को चिपकने से मना कर रहा है या फिर थोड़ा फोर्स उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले चार्ज को जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हम बोलते हैं,
चार्ज को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और हम क्या बोलते हैं? निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ये जो बोलते हैं ना पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ये सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक वैज्ञानिक थे यूएस के। बेंजामिन फ्रैंकलिन, स्पेलिंग गलत भी हो सकता है स्पेलिंग पर। ये क्या के आदमी है? यूएस के आदमी है। ठीक है, साइंटिस्ट थे। उन्होंने बोला कि चार्ज जो होता है ना वो ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, और उसका नाम क्या दिए? पॉजिटिव, एक को नाम दिए नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से तुम्हें चार्ज के बारे में थोड़ी थोड़ी पता चल रहा है। मतलब वहां जो चार्ज के बारे में सबसे पहले थेल साहब बताए थे, उससे एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे हम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और बोले कि चार्ज तो होता है। ठीक है, चार्ज जैसा कुछ चीज तो होता है, लेकिन ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दोनों का नेचर अलग अलग होता है। एक होता है पॉजिटिव और एक को हम निगेटिव मान सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें थोड़ी हिस्ट्री वाली चीजें जान लो, तुम्हें कोई पूछे तो बताने के काम आएंगे। तो ये हो गए पॉजिटिव चार्ज, ये हो गए नेगेटिव चार्ज। ये किस ने बताए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले बताए थे कि हाँ ये चार्ज होता है, दो प्रकार का होता है। लेकिन यहाँ तक किसी को समझ नहीं आ रहा था कि चार्ज के बारे में पता तो चल रहा, लेकिन सबसे पहले जो सॉलिड प्रूफ होता है, सॉलिड प्रूफ कि हाँ अब तुम नहीं बोल सकते कि चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो जो सॉलिड प्रूफ सबसे पहले है वो कहां से पता चला? एटॉमिक स्ट्रक्चर से। अब केमिस्ट्री में ज्यादा मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में 8, 9, 10 के स्टूडेंट को पता होता है, 11 के स्टूडेंट। ठीक है, नहीं होता तो मैं बता देता हूँ थोड़ी बहुत। ठीक है, तो सबसे पहले जो सॉलिड प्रूफ है ना कि चार्ज ऐसा कुछ होता है, वो कहां से पता चला? एटॉमिक स्ट्रक्चर से। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक एटम होता है, इसके ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब बाहर जो होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक तो पता होगा, यहां तक तो पता होगा कि ऐसा ही कोई एटम होता है, ठीक है, और जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और जो बाहर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैं बता रहा था क्या कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से हमें सॉलिड प्रूफ मिला कि हाँ दो चार्ज होते हैं और दोनों के बीच में कुछ फोर्स होते हैं। समझा? दोनों के बीच में कुछ फोर्स होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो तुम तो ये जानते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स, दो अगर मास है, वो छोटा रहे मास या बड़ा रहे मास, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो मास जहां पे, मास मतलब द्रव्यमान, दो मास मान लीजिए ये दोनों है ना, तो ये दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है हमेशा और हमेशा, चाहिए जहां भी हो। ठीक है, स्पेस में हो, यहाँ हो, जहां भी हो, दो मास के बीच में, ये न्यूटन साहब बताए थे कि दो मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वो फोर्स क्या होती है? Gm1 × r²। ठीक है, फोर्स ये फोर्स कौन सी होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो जो मास होता है उसके बीच में क्या होती है? मैं बता रहा हूँ कि चार्ज इलेक्ट्रॉन एटॉमिक स्ट्रक्चर से चार्ज कैसे पता चला। देखो, अरे ऐसा तो है नहीं ना कि किसी को आया दिमाग में, रात में सोया हुआ था, सुबह उठ के बोल दिया कि हाँ भाई चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, चाहे नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसा थोड़ा कि रात में सोया हुआ था, दिन में उठ के बोल दिया। ऐसा कुछ चमत्कार सा चीज नहीं हो, एक्सपेरिमेंट से हुआ। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट की बातें मैं बता रहा हूँ तुमको कि देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये होता है न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस होता है, इसके बाद अच्छा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ तक तो नॉर्मल चीज है, नहीं पता हो तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कि कोई भी एटम सबसे जो एलिमेंट का सबसे छोटा जो यूनिट होता है एटम, ठीक है, उसमें क्या होती है, न्यूक्लियस होता है और बाहर होता है वो सेल्स होते हैं, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, सेल्स। सेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तब जब एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो देखो इलेक्ट्रॉन के पास मास है और प्रोटॉन के पास भी मास है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पास भी मास है और प्रोटॉन के पास भी मास है, तो दोनों के बीच में मास है, तो इसमें फोर्स लगना चाहिए किसके हिसाब से, न्यूटन साहब के हिसाब से, कि ग्रेविटेशनल फोर्स इसके बीच में जो भी है एक ग्रेविटेशनल लगना चाहिए। और क्या लगना चाहिए, जी एम ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये फोर्स तो लगना चाहिए किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। बोला हाँ भाई ये लगना चाहिए, और एक्सपेरिमेंट में पता भी चल रहा था कि हाँ ये तो लग रहा। लेकिन वहां पे क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स जितना आ रहा था, मान लीजिए सपोज एग्जांपल मान रहा हूं कि ये मान लो कि 10 न्यूटन फोर्स आ रहा था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, नॉर्मली अगर रखा हुआ होता, ठीक है, दो मास रखा हुआ होता, ये इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, ठीक है, तो इसके बीच में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा होता, किसके हिसाब से, न्यूटन के हिसाब से, ठीक है, न्यूटन साहब के हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स 10 न्यूटन लग रहा होता। लेकिन यहाँ कुछ चमत्कार हो गया, ठीक है, यहाँ कुछ चमत्कार हो गया। चमत्कार क्या हुआ, यहाँ पे फोर्स जो है, नेट फोर्स जो नेट है वो 10 न्यूटन के बराबर नहीं आया, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। अगर 10 न्यूटन के नेट फोर्स अगर 10 न्यूटन के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि इसके बीच में कोई और मैं बाहर से फोर्स नहीं लगा रहा, ठीक है। इसके पास मास है, इसके पास मास है, इसके पास इसमें फोर्स लग रहा है, कोई बाहर फोर्स में ऐसे करके फोर्स नहीं लगा रहा इसमें, ठीक है। तो बोला कि 10 न्यूटन कहीं नहीं आ रहा भाई, 10 न्यूटन कहीं नहीं आ रहा। तो वहां से पता चला ना कि ये दोनों आपस में कुछ गड़बड़ कर रहा है। ये दोनों जो यार हैं आपस में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये दोनों कुछ आपस में गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। ये दोनों आपस में कुछ गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। अब गड़बड़ क्या कर रहा था, ये दोनों के पास चार्ज था, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज था और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज था, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज था। इसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था। इसके बीच में क्या लग रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। देखो पहले ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा था, लेकिन इसमें जब एक्सपेरिमेंट होने लगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी कुछ इसमें फोर्स लग रहा था, क्योंकि ये 10 न्यूटन के बराबर नहीं आ रहा था, वो कुछ 9 न्यूटन आ रहा था या फिर कुछ ज्यादा ही आ रहा था, लेकिन 10 न्यूटन के बराबर नहीं आ रहा था। इसीलिए हमारे समझ में आया कि नहीं, इसमें कुछ और गड़बड़ हो रहा है, जिसके कारण ये फोर्स 10 न्यूटन के बराबर नहीं आ रहा, और वहां पे एक और फोर्स वो दोनों के बीच में लग रहा है, और वो फोर्स किसके वजह से लग रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज है उसकी वजह से उस पे एक फोर्स लग रहा है, और फोर्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ तक कि आई होप तुम लोगों की चीजें समझ में आया कि चार्ज का पता कैसे चला, ठीक है। चार्ज का पता तो पहले फेल साहब वगैरह कुछ बताए थे, बेजान ट्रायंगल वगैरह ने बताए थे, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हें समझ में आया, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बताता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास मास है, न्यूटन के हिसाब से इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए था, ठीक है भाई, वो लग रहा था 10 न्यूटन, ठीक है, 10 न्यूटन लगना चाहिए था न्यूटन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गया भाई, 10 न्यूटन के बराबर फोर्स नहीं आया जब किया तो बोला कि 10 न्यूटन के फोर्स के बराबर नहीं आ रहा, 10 न्यूटन के बराबर, तो इसमें कुछ तो गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ी क्या हो रही है कि इसमें चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज,
वो बाद में पता चला कि इसमें इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, वो अलग टॉपिक है। तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव जो चार्ज है, इसको क्या बोला, चार्ज, जो चार्ज है इसके वजह से एक और फोर्स लग रहा है उसमें, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी वजह से जनरेट होता है, चार्ज की वजह से जनरेट होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो वही जो फोर्स है वो किसकी वजह से आया, चार्ज से। तो यहाँ से पता चला गया कि हाँ, चार्ज नाम का कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। यहाँ से कंफर्म सॉलिड प्रूफ मिला। यहाँ तक कि इसमें फोर्स का वैल्यू भी निकाल के बताया कि फोर्स कितना लगा, वो आगे की बात है, मैं आगे बताऊंगा। तो इसमें यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हाँ, चार्ज पता कैसे चला और चार्ज का क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। ठीक है, अब आगे चलता हूँ मैं। यहाँ तक क्या तुम्हें चार्ज के बारे में अगर कोई पूछे तुमसे तो यहाँ से तुम बता सकते हो कि चार्ज होती क्या है। ठीक है, चार्ज क्या होता है और चार्ज को सबसे पहले कौन बताया, कहां से प्रूफ मिला, ये सब चीजें तुम बता सकते हो। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज है चार्ज। ठीक है, नहीं इससे पहले मैं एक चीज बताता हूं, उससे पहले मैं एक चीज बताता हूं। क्या बताता हूं, फ्रिक्शनल चार्ज, फ्रिक्शनल चार्ज एंड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ये एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ, फ्रिक्शनल चार्ज एंड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा पढ़ेंगे कि तुम्हें कोई कहीं से भी पूछ देना तो तुम्हें मुंडी नीचे ना करना पड़े, बस तुम्हें एक एक चीज बताएंगे और बिल्कुल क्लियर करके बताएंगे। तुम्हें तो वो चार्ज के बारे में तो कुछ कुछ पता लग गया, और किसी को बता सकते हो कि हाँ चार्ज क्या होती है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है फ्रिक्शनल चार्ज और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसको फ्रिक्शनल चार्ज को क्या बोलते हैं, स्टैटिक चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है, और इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या हो रहा था कि यहां पे मान लीजिए ग्लास का रड लिया, ठीक है, ग्लास का रड है। ठीक है, एक कोई यूनी वस्तु ले लेता हूं। ठीक है, क्या है, फूल है, ऊनी वस्तु है। अब क्या हुआ कि जब मैं इसको रगड़ना शुरू किया, ऊनी वस्तु में इसको रगड़ना शुरू किया, ठीक है, ऐसे मैं जब रगड़ना शुरू किया तो देखा गया कि इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और इस पे नेगेटिव चार्ज, जो कि फ्रैंकलिन साहब ने बताया था कि इस पे दो प्रकार के चार्ज होते हैं। देखो फिर साहब ने तो कि वो भी तो वही पता चला था कि मैं इसको रगड़ रहा हूं तो कुछ इसमें चार्ज डेवलप हो रहा था, जो उसको कुछ फील हो रहा था। उसी प्रकार से ग्लास रड और ऊन को जो मैं रगड़ता हूं और उसके बाद मैं छोड़ता हूं तो क्या होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे, इसको मैं अगर धरती पे रख दूं ना, नीचे जमीन पे रख दूं ना, तो क्या होता है, इसमें छोटे छोटे कण चिपक जाते हैं। ठीक है, तो वो किसकी वजह से चिपकते हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज। या फिर तुम कंघे को, अगर अपने कंघे को अगर सर पे लगाओ, ठीक है, उसके बाद अगर वो तेल की वजह से नहीं चिपकता, सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना, वो जो छोटे छोटे कण ऊपर उठ के चिपक जाते हैं ना, वो तेल की वजह से नहीं चिपकते, तेल की वजह से नहीं चिपकते, लेकिन वही एक कारण नहीं होता। ठीक है, तो उसमें कंघे में जो चिपक जाते हैं ना, कंघाई मानो तुम। ठीक है, ठीक है, तो ग्लास रड को और ऊन को, उन्हीं कपड़े को मैं रगड़ा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। अब मैं चाह रहा था कि यहाँ पे एक और ग्लास का रड है। ठीक है, मैं चाह रहा था, देखो अब ये फ्रिक्शन की वजह से है, क्योंकि मैं फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, रगड़ना है। ठीक है, अब मैं रगड़ने की वजह से इस पे चार्ज डेवलप हुआ। ठीक है, रगड़ने की वजह से इसमें चार्ज डेवलप हुआ, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल चार्ज। फ्रिक्शन की वजह से डेवलप हुआ ना, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल चार्ज। ठीक है, इस चार्ज को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल
चार्ज। ठीक है, अब मैं चाह रहा था कि इस चार्ज को इस पे ट्रांसफर कर दूं। ये जितने से चार्ज है ना, ये चार्ज को मैं इस पे ट्रांसफर कर दूं। यहाँ पे ये जो सारे चार्ज है उसको मैं वहां पे ट्रांसफर कर दूं, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं था। ठीक है, अगर एक बार इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो इसी के पास रहेगा हमेशा। ठीक है, इसी के पास रहेगा हमेशा, इसीलिए इसको क्या बोले, स्टैटिक चार्ज, मतलब रुका हुआ है ये चार्ज। ये चार्ज कहीं जा नहीं सकता, नहीं इसको इसको क्या ट्रांसफर जो है तुम नहीं कर सकते। ट्रांसफर क्या कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो, इसीलिए उसको क्या बोले हम, स्टैटिक चार्ज। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला मैं, स्टैटिक चार्ज। इसको क्या बोला, स्टैटिक चार्ज। चलो यहाँ पर रहने देते स्टैटिक चार्ज। अब देखो, जब मैं इसको रगड़ रहा था उनके कपड़े से ग्लास रॉड को, तो क्या हो रहा था कि थोड़ा सा चार्ज इस पे, अब थोड़ा सा चार्ज इस पे चला गया, मतलब कुछ ट्रांसफर जैसी चीज हुई। उसको हम मान लेते हैं थोड़ी सी की इलेक्ट्रिसिटी, माइनस थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट हो गया। ठीक है, ये चार्ज यहाँ पे डेवलप हुआ नहीं, इसकी वजह से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था तो यहाँ पे चला गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता तो यहाँ पे चला जाता है, मान लो। ठीक है, मैं माना, तो यहाँ पे थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन मूव किया ना, थोड़ा सा तो इलेक्ट्रॉन मूव किया, इसकी वजह से क्या हुआ, थोड़ी सी माइनस यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और उस इलेक्ट्रिसिटी स्मॉल इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो गया। यहाँ पे स्मॉल इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी। उस इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोले हम, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या फिर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, समझ में आ गया। फ्रिक्शनल चार्ज किसको बोलते हैं और स्टैटिक चार्ज किसको बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं। ठीक है, यहां तक के तुम्हें समझ में आ गया कि स्टैटिक चार्ज क्या होता है और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। अब आगे चलते हैं, हम चार्ज के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। ठीक है, चार्ज के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं कि चार्ज में ऐसा क्या और रखा हुआ है, क्योंकि पूरी चार्ज के बारे में पढ़ना, तो जब तक कि चार्ज के बारे में पूरा नॉलेज नहीं दे देता हूँ, चार्ज को आगे मैं चैप्टर कैसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चार्ज के बारे में मैं पढ़ा, इसमें आया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये तुम उतार सकते हो, वीडियो पॉज करके ये तुम उतार सकते हो। पहला क्या है, कि चार्ज जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो तुम्हें बताया था मैं कि चार्ज जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कौन बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने बताया था कि चार्ज 2 प्रकार के होते हैं। अब चार्ज 2 प्रकार के तो होते हैं, ठीक है, लेकिन बोलते हैं ये कि लाइट चार्जेस के बीच में, लाइट चार्जेस के बीच में क्या होती है, रिपल्सन होता है, और अनलाइट चार्ज के बारे में क्या बोला कि अनलाइट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, यहां पर थोड़ी सी समझो, मतलब लाइट करने का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। तो देखो ये हो गए लाइट चार्जेस, मतलब पॉजिटिव रहे लाइट चार्जेस, तो इसके बीच में क्या होगी, रिपल्सन। ठीक है, इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होगा, ऐसा। ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा।
अनलाइक चार्ज कहने का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। लाइक का मतलब नेगेटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होती है, रिपल्सन होता है। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। अगर नहीं याद होता तो एक चीज आप बताता हूँ, तुम लोगों को जो ज्यादा याद रहता है, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होती है, दुश्मनी मानो। यहाँ सबको याद आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होती है, दुश्मनी, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है, प्यार। ठीक है, प्यार की स्पेलिंग ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में दुश्मनी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में प्यार होता है। अरे नहीं देखो क्या, लड़के लड़के हमेशा लड़ते रहते हैं, लड़कियां लड़कियां में भी लड़ाई होती है, लेकिन लड़के लड़कियां हमेशा, ऐसा कुछ नहीं होता कि लड़का लड़की हमेशा प्यार की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, तो एक मानने की प्रक्रिया कि मान लो यार पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में थोड़ी सी प्यार होता है, अट्रैक्शन होते हैं, और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में दुश्मनी होता है। ये मानने की चीज है, ये कोई बड़ी बड़ी बात नहीं थी। ये तुम्हें अगर जो लिखने के आते हैं 12th में, तो ये तुम्हें लिखना पड़ेगा कि लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन होते हैं और अनलाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, तीसरा जो प्रॉपर्टीज है, अब देखो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज बराबर होता है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसके 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, फिर चौथा में लिख लो यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलम, कूलम। इसको सूचित कैसे करते हैं, कैपिटल से। ठीक है, देखो इसमें एक बात है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, दुनिया का सबसे छोटा चीज क्या है? दुनिया का सबसे छोटा चीज मतलब पार्टिकल। दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इससे भी छोटा पार्टिकल तुमने देखा है? अगर तुमने देखा भी होगा तो तुम्हें पढ़ने की चीज नहीं है, उसको बोलते हैं क्वार्क्स। स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब होता है। इससे भी छोटा चीज आजकल साइंटिस्ट ने खोजा, उसको बोलते हैं क्वार्क्स। ये जानकारी के लिए बता देता हूँ, वो पढ़ना नहीं है। ठीक है, इससे भी छोटा चीज है, चार्ज का यूनिट है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्वार्क्स, उसको बोलते हैं EY3, 2EY3। ठीक है, EY3, 2EY3। इलेक्ट्रॉन से भी छोटी चीजें खोज के लाए हैं साइंटिस्ट ने। यहाँ इलेक्ट्रॉन से भी चीजें छोटी। अब मैं तुमको बोलूं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल है, ये मैंने तुम्हें बता दिया कि इलेक्ट्रॉन से छोटी चीजें नहीं हो सकती है, भी वो पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमें पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो हम पता कर लेंगे कि सबसे छोटे पार्टिकल पर अगर तुम्हें चार्ज पता चल जाए, उससे छोटा कुछ होता नहीं है, तो उस पे अगर पता चल जाए कि चार्ज कितने होते हैं तो हम बता देते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 × -19 कूलम, यही होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, इससे स्मॉलेस्ट तुम्हें पढ़ना नहीं है। ठीक है भी तो वो क्वार्क्स है, वो आगे हायर स्टडीज में तुम्हें काम देगा। ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलम है। यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलम है। आई होप कि ऐसी छोटी छोटी चीजें जो प्रॉपर्टी है चार्ज का, वो तुम्हें समझ में आ रहा। अब देखो मास ऑफ, थोड़ा सा ये भी जान लो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
क्या होता है 9.1 into 10⁻³ kg, ये तो होता है 1.6 into 10⁻27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये जानकारी की चीज है, ये जानकारी की चीज है, जानकारी रखनी चाहिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे जो छोटा फंडामेंटल पार्टिकल होता है उसका मास क्या होता है 9.1 into 10⁻31 kg, और जो प्रोटॉन होता है उसके बीच में उसका मास कितना होता है, और न्यूट्रॉन का भी बराबर होता है, उसका क्या होता है 1.6 into 10⁻27 kg, 27 kg। ठीक है, ये जानकारी की चीज है। और जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे, उसका वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है किसका, उसका वैल्यू बराबर किसको होते हैं 1.6 into 10⁻19 कूलम के। और ये प्रोटॉन पे भी बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होती है, नेगेटिव होती है, मैं पहले बताया, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ तक के चार्ज के बारे में थोड़ी बहुत पता चल गया होगा कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब देखो ये सब चीजें है ना, स्मॉल फंडामेंटल पार्टिकल, ये सब चीजें 9 में 10 में तुम्हें सब बताए होंगे कि हाँ फंडामेंटल पार्टिकल जिसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोलते हैं, जिससे कि सारी दुनिया बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ है, तो सब उसी से बना हुआ है, तो सबसे छोटा तो वही होगा ना, उसी को बड़ा बड़ा करते 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 बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो एक चीज आया, अब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये भी चार्ज का एक प्रॉपर्टी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको मैं समझाता हूं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे। देखो न्यूट्रल एटम जो होता है, न्यूट्रल एटम न्यूट्रल जो एटम होते हैं, न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम, जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है। ये तुम्हें पता ही नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। इसीलिए तो न्यूट्रल एटम बोलते हैं कि मान लिया जाए कि 10 को इलेक्ट्रॉन है इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है, तो -10 इलेक्ट्रॉन चार्ज आ गया ना इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें, मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 into 10⁻19 कूलम चार्ज है, ठीक है, तो 10 के पास कितने होंगे, ठीक है, 10 के पास कितने होंगे, -10 into 1.6 into 10⁻19 कूलम, लेकिन यहाँ तो माइनस में आनी चाहिए थी, ठीक है, यहाँ तो माइनस में आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे माइनस में नहीं आया क्योंकि प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रल एटम में भी 10 ही होता है, 10 ही प्रोटॉन होता है। अब प्रोटॉन के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो एक प्रोटॉन के पास कितने चार्ज होते हैं, 10 into 1.6 into 10⁻19 कूलम, ठीक है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और 10 अगर प्रोटॉन ले तो कितना हो गया, 10 into 1.6 into 10⁻19 कूलम। देखो ये दोनों बराबर है कि नहीं, ये दोनों बराबर है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या होगी, 0, इसलिए बोलते हैं नेट चार्ज, जो न्यूट्रल एटम बोलते हैं नेट चार्ज। थोड़ा मैं न्यूट्रल एटम के बारे में बता रहा हूँ। नेट चार्ज जो होते हैं इस पे, न्यूट्रल एटम पे, वो क्या होता है, 0 होता है। नेट चार्ज जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रल एटम पे वो 0 होता है, ठीक है। अब मैं एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लेता हूं, अब यहाँ पे फिर एक नया वर्ड आया, आइसोलेटेड सिस्टम। सर इसको आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं, तो मैं बताता हूँ आइसोलेटेड सिस्टम। देखो न्यूट्रल एटम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी से पता चल जाएगा कि न्यूट्रल एटम के पास नेट चार्ज 0 क्यों होता है, ठीक है।
अब मान लीजिए कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, कोई आइसोलेटेड सिस्टम है। अब आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि इसकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए आइसोलेटेड सिस्टम, तुमने कोविड-19 में एक वर्ड सुना होगा, आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या हो कि किसी को एक बंद रूम में बंद कर दो और उसको बाहर की दुनिया से एकदम ब्लॉक कर दो, कोई मतलब ही नहीं है, खाना तुमको चाहे जैसे देना उसको दो। तो आइसोलेटेड का मतलब होता है कि आइसोलेट किया हुआ है किसी एक जगह पे, ठीक है। आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ कि उसको दिन दुनिया से बाहर का इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं है कि बाहर क्या चल रहा नहीं चल रहा, उसके अंदर भी अंदर से मतलब है कि अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हो गया कि बाहर से कोई कांटेक्ट नहीं है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब नो कॉन्टैक्ट विद इन्वायरमेंट, या फिर इन्वायरमेंट नहीं बोलो, सराउंडिंग बोलो, सराउंडिंग, ठीक है। सराउंडिंग से इसके कोई मतलब नहीं। तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि सर आइसोलेटेड का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि तुम्हारे मोहल्ला है, ये मोहल्ला है कोई, ठीक है, इसमें मैं एक रूम में पढ़ा रहा हूँ, मुझे दुनिया से भी कोई मतलब नहीं है, अभी मैं सिर्फ आइसोलेट कर लिया हूँ, बाहर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है मुझे कोई मतलब नहीं, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं आइसोलेट कर लिया हूँ अपने आप को। और हर एक स्टूडेंट को आइसोलेट होना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए अपने आप को, क्योंकि दिन दुनिया का जो भी डिस्ट्रैक्शन है, दिन दुनिया में जो भी डिस्ट्रैक्शन है तुमको, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फलान ढेकान दुनियादारी, बाहर क्या चल रहा है, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, स्टडी पे फोकस करना चाहिए, ताकि तुम अपने जो लक्ष्य है, व्हाटएवर तुम जो भी अचीव करना चाहते हो वो तुम्हें मिल सके, ठीक है। तो स्टूडेंट को तो हमेशा आइसोलेट करके ही रखना चाहिए अपने आप को, दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, बस पढ़ाई से मतलब रखना चाहिए, ठीक है। तो आइसोलेटेड का मतलब मैं समझा दिया हूँ कि आइसोलेटेड होती क्या, ठीक। अब आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ही मान लीजिए कि 3 सिस्टम है, ठीक है, 3 सिस्टम। इसमें मान लीजिए 1 कूलम है, ठीक है, इसके पास 6 कूलम है, इसके पास -1 कूलम चार्ज है, 3 बॉडी है, 1 2 3 बॉडी है, ये तीनों पे चार्ज है, ठीक है, ये तीनों पे चार्ज है। अब किसी तरीका से अगर कोई प्रोसेस हुआ, ठीक है, अभी इस पे अगर इस पे नेट चार्ज निकालना चाहो, इन तीनों बॉडी पे या फिर ये सिस्टम के अंदर नेट चार्ज निकालना चाहो, तो -1 कूलम ले और +1 कूलम ले, ठीक है, ये हो गया 0। अब ये बचा 6 कूलम, मतलब इस पे जो नेट चार्ज है, इसको मैं जोड़ने के लिए बताऊंगा आगे कि कैसे जोड़ते हैं। नेट चार्ज इस पे है वो 6 कूलम है, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी प्रकार से इस पे चार्ज हो गया 4 कूलम, ठीक है, इस पे चार्ज हो गया 1 कूलम, ठीक है, इस पे चार्ज हो गया 4 कूलम, इस पे चार्ज हो गया कितने 8 कूलम। तो ऑटोमेटिकली इस पे जो नेट चार्ज हो जाएगा इस सिस्टम पे -6 कूलम हो जाएगा, क्योंकि जो नेट चार्ज आना चाहिए, देखो प्रोसेस होने से पहले क्या था, 1 कूलम 6 कूलम -1 कूलम, तो यहाँ से नेट चार्ज 6 कूलम आया, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करने का मतलब कि चार्ज कंजर्व होगा, तो चार्ज देखो यहाँ 4 कूलम है, यहाँ पे 8 कूलम है, ये तो 12 कूलम हो गया, इस पे अगर -6 कूलम होगा तभी तो जाकर के ये चार्ज कंजर्व होगा, इसमें नेट चार्ज कितना आएगा 6 कूलम। देखो पहले प्रोसेस से पहले भी 6 कूलम था, प्रोसेस के बाद भी कितने हैं 6 कूलम है। तो चार्ज जो होता है ना, चार्ज को तुम क्रिएट नहीं कर सकते हो
ठीक है, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। चार्ज कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। चार्ज को तुम ना तो क्रिएट कर सकते हो और नहीं हटा सकते हो। देखो पहले मान लिया जाए कि यहाँ पे 1 कूलम था तो 4 कूलम इसी तरीका से हो गया, यहाँ पे कुछ इधर से आया हुआ कुछ इधर से आया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कूलम हो गया, यहाँ पे 8 कूलम हो गया, तो यहाँ पे -6 कूलम हो गया, जो कि इसको फाइनल 6 कूलम बनाया। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम में पहले भी 6 कूलम था, अब भी 6 कूलम चार्ज है इसमें। तो तुम कह सकते हो कि चार्ज हमेशा जो होता है वो कंजर्व होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर कोई भी पूछ दे तुम्हें कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का होता है तो ये लिख सकते हो, चार्ज कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड। देखो स्टैटिक चार्ज में तुम्हें वहां पे ट्रांसफर करने के नहीं बोला तुम्हें, तो ट्रांसफर नहीं हो सकता। लेकिन जो नॉर्मल चार्ज होते हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह से ट्रांसफर कर देते हैं, तभी तो तुम आजकल इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो। अगर चार्ज ट्रांसफर नहीं होता ना तो तुम यूज नहीं कर पाते। तो चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना नया क्रिएट कर सकते हो। चार्ज कहीं क्रिएट हुआ होगा पहले ही, ठीक है, उसको बस एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक के बात समझ में आया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब एक और प्रॉपर्टी है इसकी, क्या इसका एक और प्रॉपर्टीज है, उसको क्या बोलते हैं, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। क्या है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो कहता है कि अगर कोई एक सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर ऐसा कोई चार्ज दिया हुआ है 4 कूलम, 3 कूलम, -3 कूलम, 8 कूलम, -5 4 कूलम, ऐसा करके कुछ चार्ज दिया हुआ है, 6 कूलम, -3 कूलम, -4 कूलम, -5 कूलम, ऐसा अगर चार्ज दिया हुआ रहे तो तुम क्या कर सकते हो कि ये सबको अलजेब्रिक सम कर सकते हो। अब यहाँ पे एक वर्ड आया अलजेब्रिक सम, सर ये अलजेब्रिक सम क्या होती है? अलजेब्रिक सम होता है ना कि अगर किसी को जोड़ना है या घटाना है तो क्या तुम करो ना, अलजेब्रिक सम का मतलब बता दो कि अगर अलजेब्रिक तुम्हें ढेर सारा डेटा दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 3 कूलम 4 कूलम ये सब माइनस ऐसे दिया हुआ है, अलजेब्रिक सम को मतलब जोड़ो सबको, लेकिन विद द साइन। विद द साइन का मतलब क्या होता है कि अगर 4 कूलम और 3 कूलम इसको जोड़ना है तो 4 कूलम और -3 कूलम होगा, क्योंकि ये 3 कूलम नहीं है, ये -3 कूलम है। तो अलजेब्रिक सम इसको हम कर सकते हैं, ये चार्ज की प्रॉपर्टीज है, ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टीज है। जैसे देखो अगर 5 पाउडर है और 6 क्या है कंपाइलर है, ठीक है, तो तुमको बोले जोड़ के बता तो तुम क्या जोड़ दोगे? है तो दोनों जानवर ही, जोड़ नहीं सकते ना। तो ये तुम नहीं बोल सकते कि सारे जो जानवर उसके एडिटिव प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन चार्ज देखो यहाँ पे 4 कूलम है, ये अलग चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ, लेकिन ये -3 अलग चार्ज है, लेकिन इसको तुम जोड़ सकते हो, ठीक है, इसको तुम जोड़ सकते हो। ये मैं एग्जांपल में बताया था। तो अलजेब्रिक सम कर सकते हो तुम, इसको क्या कर सकते हो, अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक स्पेलिंग गलत भी हो सकता है, स्पेलिंग पे ध्यान ना दे ज्यादा, ठीक है। अलजेब्रिक सम का मतलब क्या बताया मैं कि उसके साइन के साथ जोड़ना है। तो +4 कूलम आएंगे, यहाँ पे +3 कूलम आएंगे, यहाँ पे क्या आएगा -3 कूलम आएगा, ठीक है, यहाँ पे +8 कूलम आएगा, यहाँ पे -4 कूलम आएगा, सबको जोड़ रहा हूँ। यहाँ पे 6 कूलम आएगा, यहाँ पे -3 कूलम आएगा, यहाँ पे -4 कूलम आएगा, यहाँ पे -5 कूलम आएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ दो 4 3 7 8 15 6 21 कूलम -3 4 7
3 4 7 3 10 19 यहाँ पे आ गए 2 कूलम। इसके पास जो नेट चार्ज आया इस सिस्टम पे, नेट चार्ज आया वो 2 कूलम आया। ठीक है, नेट चार्ज आया वो 2 कूलम आया। तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का मतलब तुम समझ सकते हो कि एडिटिव मतलब क्या हुआ। ठीक है, एडिटिव का मतलब क्या हुआ। यहाँ से एक प्रॉपर्टी जो है इसका नाम क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। क्वांटाइजेशन ऑफ, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझने के लिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझने के लिए तुम्हें फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर के पास चलना होगा। फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर के पास चलते हैं। तो मैं तुम्हें बताया था कि न्यूक्लियस के पास क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है, बार-बार इलेक्ट्रॉन रहता है, बार-बार इलेक्ट्रॉन आता है। मैंने तुम्हें ये भी बताया कि न्यूट्रल जो एटम होता है, न्यूट्रल जो एटम होता है, उसके पास, न्यूट्रल एटम के पास जितना प्रोटॉन होता है उतना ही न्यूट्रॉन होता है। ये मैं तुम्हें बताया कि न्यूट्रल एटम के पास जितना प्रोटॉन होता है उतना ही न्यूट्रॉन होता है। इसी की वजह से इसमें जो नेट चार्ज आया था वो क्या आया था, 0 आया था। ये सिंपल सी चीजें लोगों को समझना चाहिए। अब मैं बोला कि ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है इस पे, वो जितना इलेक्ट्रॉन था उतना प्रोटॉन है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, अब इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज था, इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज था, -1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है 2 को, इसको भगा देता हूँ बाहर, तो मान लीजिए कि 10 इलेक्ट्रॉन था और 10 ही प्रोटॉन था, दोनों आपस में कॉम्बिनेशन बना रखे थे। जितना इलेक्ट्रॉन उतना, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन से, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन से, और उसको 0 कर रखा था। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से घट गया, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 8 इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन बचा। तो जो 2 प्रोटॉन है वो बोला कि मैं तो खाली हो गया, 2 प्रोटॉन बोला कि मैं तो खाली हो गया। ठीक है, तो 2 प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो और एक प्रोटॉन के पास कितना चार्ज था, 1.6 × बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास चार्ज बराबर होता है लेकिन साइन अलग होता है। लेकिन इसमें अब क्या हो गया, 2 प्रोटॉन एकदम एक्टिव हो गया, बोला कि मैं तो एक्टिव है, मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे ये नेचर शो करेगा कि 2 प्रोटॉन, 2 × प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। इतना चार्ज इस पे आ जाएगा। तो चार्ज डेवलप होने की कुछ प्रक्रिया समझ में आ रहा है तुम्हें, कुछ धुंधला सा, कुछ चीजें तो थोड़ी बहुत समझ में आ रही है। थोड़ा और बताता हूँ कि मान लीजिए न्यूट्रल एटम था, न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के साथ अपना कॉम्बिनेशन बनाया हुआ था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से, और इस एटम को क्या बना रखा था, 0 बना रखा था। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने बाहर भेज दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने बाहर भेज दिया, तो 2 जो प्रोटॉन था बोला था मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 2 प्रोटॉन प्लस, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्लस 2 प्रोटॉन के चार्ज, 2 × प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, इतना के बराबर इस पे चार्ज आ गया। तो चार्ज कैसे डेवलप हो रहा है, थोड़ी बहुत कुछ चीजें समझ में आ रहा। ठीक है, समझ में आना चाहिए। अब देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक फॉर्मूला होता है, Q ±kE। ये कहता है ना कि दुनिया का कोई भी चार्ज ले लो, दुनिया का कोई भी चार्ज तुम ले लो, वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल के बराबर ही होगा। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल के बराबर ही होगा, चाहे वो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल के बराबर होगा। ठीक है, क्या बोल रहा मैं, ध्यान से सुनो कि दुनिया का कोई भी चार्ज उठा लो, 1 कूलम से लेके जो इतने कूलम तक के तुम्हें चार्ज उठा लो, बोल रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल के बराबर होगा, चाहे वो n बराबर 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, लेकिन वो कैसा होगा, जो भी चार्ज होगा Q होगा, वो चाहे तो E इलेक्ट्रॉन का 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सकता कि E/2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, E/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 5/2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ऐसा वो नहीं हो सकता। इसका कहने का मतलब ये हुआ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब कि क्वांटा के फॉर्म होगा, और क्वांटा का वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। एक क्वांटा जो इसमें आएगा इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। सबसे चार्ज स्मॉलेस्ट यूनिट बताया था ना कि चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पास होता है 1.62 - 1019। तो बोला उसी के मल्टीपल के बराबर होता है। एक चीज मैं थोड़ी और बताता हूँ, मान लीजिए भी जो क्या होता है, इवन नंबर होता है, इवन नंबर, अगर समझ किसी को नहीं आ रहा हो कि क्या बता रहे हैं सर, तो इवन नंबर जो होता है वो मैं बोल लूं कि कोई भी इवन ले लो, नंबर ले लो दुनिया के, वो 2 के मल्टीपल के बराबर ही होगा। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो वो 2 के मल्टीपल के बराबर होगा, उसमें 2 का मल्टीपल जरूर होगा। इसका मतलब समझ रहे हो कि मतलब उसमें 2 2 2 2 2 ऐसे करके 2 के मल्टीपल के बराबर होगा, यानी 2 × 5 होगा, 2 × 5 होगा, 2 × 4 होगा, ठीक है, 2 × 1 होगा, समझ रहे हो, 2 × 10,000 होगा, 10,001 होगा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि 2 के मल्टीपल के बराबर होगा, मतलब कि इसमें 2 2 2 2 2 2 2 2 करके बराबर होगा। ठीक है, कि 2 होगा, 2 4 6 8 ऐसे 10 ऐसे होगा। ठीक है, इवन नंबर का मतलब ये समझा रहा हूँ, ये एग्जांपल दे रहा हूँ। इवन नंबर का मतलब क्या होगा कि 2 2 2 2 2 2 वो 10 2 के बराबर होगा, 5 2 के बराबर होगा। ठीक है, कोई भी इवन नंबर होगा। ठीक है, एक एग्जांपल था। उसी प्रकार से होता है कि जो चार्ज होगा, कोई भी चार्ज होगा, 10 कूलम 15 कूलम 20 कूलम, वो चाहे तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, और होगा भी क्यों नहीं, होगा भी क्यों नहीं। अगर मान लिया जाए कि चार्ज कोई ले लो तुम, तो अगर चार्ज डेवलप ही कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज डेवलप होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज डेवलप होता है ना। एक इलेक्ट्रॉन के पास ही चार्ज होता है ना, जब पहले बताया था मैं कि इलेक्ट्रॉन की वजह से, प्रोटॉन की वजह से चार्ज आया था। तो इलेक्ट्रॉन ही तो ट्रांसफर कर सकते हो, किसी भी एटम में प्रोटॉन कभी ट्रांसफर नहीं होता। तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ा होगा कि प्रोटॉन ट्रांसफर कभी नहीं होता, इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर कर नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो भी चार्ज डेवलप होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर भगा दिया मैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को भगा दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन, चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। समझ रहे हो, कुछ दिमाग में फंस रहा है। ठीक है, तो बोल रहा हूँ कि यहाँ पे चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल के बराबर होगा, या 10 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, लेकिन वो ये नहीं बोल सकते कि आधा इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ठीक है, आधा के आधा के इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, मतलब वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल में होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा Q बराबर। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से एक क्वेश्चन तुमसे मैं पूछूं, यहाँ से मैं तुमसे यूनिट चार्ज की वैल्यू पूछता हूँ, ये नोट कर लिया। ठीक है, Q बराबर प्लस माइनस K। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि एक चार्ज, यूनिट चार्ज बोलते हैं किसको, 1 कूलम को। ठीक है, 1 कूलम। अब तुम्हें मैं बोलूं कि 1 कूलम में मैं तुम्हें बोला था कि कोई भी चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, QNE, मतलब इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल के बराबर होगा। ठीक है, तो
ये चार्ज कितना है, Q बराबर कितना दे रखा है, 1 कूलम दे रखा है, ठीक है, 1 कूलम प्लस में है। तो मैं इसको अगर बोलूं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो तुम क्या करोगे, Q बराबर तुम जानते हो Ne, Q बराबर क्या होता है, Ne प्लस माइनस Ne होता है, यहाँ प्लस था इसलिए मैंने प्लस किया, Q बराबर Ne, ठीक है। अब यहाँ से दोनों इक्वेशन एक इक्वेशन 2 मान लो, दोनों को बराबर कर दो, 1 कूलम बराबर Ne, ठीक है। यहाँ से N बराबर अगर तुम निकालना चाहो 1 कूलम डिवाइडेड बाई E, ठीक है। अब तुम जानते हो E के पास कितना चार्ज है, यहाँ से 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम, इलेक्ट्रॉन के पास इतना ही चार्ज था ना, इलेक्ट्रॉन के पास इतना ही चार्ज था, इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज था, 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। अब इसको जब तुम कैलकुलेट करके लाओगे 1 डिवाइडेड बाई 1.6 into 10 to power, ये माइनस में है, 10 to power minus 19 प्लस में है, तो ये जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस। अब 1 डिवाइडेड बाई 1.6 1696, मैं ये देख रहा हूँ कि ये कितने के बराबर है, तो कितना आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा आपका, 6.1696 जमा 16 6.2 समथिंग के बराबर होगा 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब N बराबर कितना आया, N बराबर 6.2 into 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो। एक कूलम में कितने चार्ज आए, 6.2, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितना आएगा, 1.6 into 10 to power 19 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन आया, एक तो इलेक्ट्रॉन नहीं, 10 to the power 19 18 इलेक्ट्रॉन, 10 to the power 18 लगभग 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ठीक है। उसी प्रकार से तुम्हें पूछ दे कि 10 कूलम चार्ज में कितने होंगे, तो यहाँ से Q बराबर N लगा दो पूरा, 10 कूलम, ठीक है, N यहाँ पे E का वैल्यू कितना होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19, ठीक है, 19 कूलम। यहाँ से N निकाल दोगे तुम, 10 डिवाइडेड बाई 1.6 into 10 to the power into 10 to the power minus 19 कूलम, ठीक है। अब इसको 10 डिवाइडेड बाई 1.6 into 10 to the power 19, ये बताया मैं कि नीचे ही ये चीजें तुम लोगों को इस मैथ में बता देता हूं मैं। अब मान लीजिए 10 to the power minus 19 है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको जब ये नीचे है तो इसको ऊपर ले जाओ तो ये बराबर हो जाएगा क्या, 10 to the power 19 के। ऐसे इसको मान लीजिए 5 to the power minus 2 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 to the power 2 भी लिख सकते हो। ये सब नॉर्मल चीज है, शॉर्ट्स एंड एनालिसिस की चीजें हैं सब, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें समझना है। अब मैं एग्जांपल तो थोड़ा दे देता हूँ, एक क्वेश्चन दे देता हूँ, क्वेश्चन कि मान लीजिए Q बराबर दे रखा है 17 कूलम, Q बराबर दे रखा है 100 कूलम, Q बराबर दे रखा है 1000 कूलम, ठीक है। इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के बताने हैं तुम, ठीक है। अगर तुम सही से पढ़ रहे हो तो तुमको ये चीजें बता निकाल के बताने। मैं 2 एग्जांपल लिया, एक 1 कूलम का एग्जांपल लिया, एक 10 कूलम का एग्जांपल लिया। अब Q बराबर 70 कूलम, Q बराबर 70 नहीं 60, Q बराबर 16 कूलम, Q बराबर 16 कूलम, ये सब Q बराबर 100 कूलम और Q बराबर 1000 कूलम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें इतने इलेक्ट्रॉन आया,